हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेशन, और ये रहेगा आज से उसका पहला सेशन। तो आज का पहला मॉक टेस्ट जानेंगे, वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तैयार हो जाइए, इसकी वैकेंसी आने वाली है और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं और रेगुलर सेशन चलता रहेगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, ये हमसे पूछा गया है। बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव प्रथम। तो जो सबसे सशक्त पेशवा या फिर कहिए कि सबसे प्रभावशाली जो पेशवा था वो बाजीराव प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब और कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने मध्य भारत और राजपूताना को जीतकर उत्तर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? तो बाजीराव प्रथम ने। वहीं पूछ लिया जाता है कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली कूच पर कब किया था? दिल्ली कूच पर तब क्या हो जाएगा? 1737 ईस्वी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं पूछ लिया जाता है कि हिंदू पादशाही पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इनसे एक पॉइंट ये और ध्यान रख सकते हैं कि हिंदू पादशाही पुस्तक की रचना भी किसने की थी? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। ठीक, बाजीराव प्रथम के बारे में आपने जाना होगा कि मस्तानी से प्रेम प्रसंग के कारण काफ़ी चर्चित भी रहे थे, और बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी है, आप लोग उसको देख सकते हैं, थोड़ा स्टोरी की जानकारी आपको हो जाएगी। वहीं बात करेंगे बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा था। कितना से? तो 1720 से लेकर 1740 तक क्या थे? पेशवा थे। और इसके पहले हम लोग जान ही गए। वहीं बात करें प्रथम पेशवा कौन था, ये भी पूछा जाता। तो प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। तो देखिए ये हो जाएगा प्रथम पेशवा, जो कि 1713 से लेकर 1720 तक रहा था। वहीं अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा की अगर बात आएगी तो अंतिम पेशवा कौन हो जाएंगे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको जानना है। और पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, और सारे विषय के जीके जीएस प्रश्न शामिल किए गए हैं इसमें। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है, हमसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो इसमें जो वर्णित है वो समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि किस शिलालेख में भी पूछ सकता है, तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में। ठीक, वहीं समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इलाहाबाद में ही जहांगीर का भी लेख है। इलाहाबाद में ही किसका लेख है? तो जहांगीर का भी लेख है। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, चूँकि ये भी तो हिस्ट्री का ही प्रश्न है। वहीं बात करेंगे अशोक के लघु स्तंभ लेख को कौशाम्बी से कहाँ लाया गया था? तो इलाहाबाद ही लाया गया था। तो देखिए बी में अशोक है ही, तो इससे एक पॉइंट नोट डाउन क्या कर सकते हैं कि इसके लघु स्तंभ लेख कहाँ से कहाँ लाया गया था? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से कहाँ लाया गया था? तो इलाहाबाद लाया गया था। इलाहाबाद लाया गया था। और ये सब इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो आपको इससे संबंधित बताया जा रहा है। किसके द्वारा अगर पूछ दे कि लाया गया था, तो अकबर के द्वारा।
ये भी ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख था उसको रानी का लेख भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट सुन के लिख लीजिएगा कि कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को क्या कहा जाता है, रानी का लेख भी कहा जाता है, चूँकि उसमें अशोक की पत्नी की दान का उल्लेख है। ठीक, और अशोक की एकमात्र रानी कौन, कारूबाकी, उसी की चर्चा इस शिलालेख में मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। वहीं हर्ष की अगर बात आई है तो इसमें क्या नोट सकते हैं कि हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में, किस अभिलेख में, तो बांसखेड़ा अभिलेख में, बांसखेड़ा अभिलेख से क्या मिलते हैं, हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि किस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। अभी देख रहे हैं आप लोग को हिस्ट्री के प्रश्न मिल रहे हैं, आगे आपको ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर विषय का प्रश्न मिलेगा और रेगुलर सेशन रहेगा। हम तो कहते हैं बिहार स्पेशल जितना भी एग्ज़ाम हो गया, चाहे आप बीपीएससी 17वीं दीजिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हों, या फिर बिहार एसएससी, या हो गया बिहार दरोगा, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस जिसका सूचक है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा नदी, तो कुभा और करमू नदी। कुभा इसको कर लीजिएगा, कुभा और करमू नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले ऋग्वेद में तो 25 से अधिक नदियों का उल्लेख किया गया है। 25 से अधिक नदियों का क्या मिलेगा, आपको उल्लेख मिलता है। लेकिन जो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का क्या होता है, उल्लेख हमें मिलता है। ठीक, वही बात करेंगे ऋग्वेद काल में तो आर्य जो थे समुद्र से परिचित नहीं थे। आर्य जो थे किससे परिचित नहीं थे, तो समुद्र से परिचित नहीं थे। ये एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ऋग्वेद में ही गंगा और यमुना नदी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, और ये कुभा हो गया, करमू हो गया, गोमती हो गया, सुबालू हो गया, ये सब ऋग्वेद की ही उल्लेखित नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान में बहती थीं। वहीं उत्तर वैदिक काल में 33 से अधिक नदियों का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। एक यहाँ पर और पॉइंट नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, कि शतपथ ब्राह्मण में किस नदी का उल्लेख है, तो सदा नीरा नदी का, जिसको क्या कहा जाता है, गंडक नदी का उल्लेख है। और ऋग्वेद यानी कि चारों वेद जो होते हैं वो आपको हम फुल डिटेल के साथ टॉपिक वाइज में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जाके वीडियो देख सकते हैं। आएंगे आज के प्रश्न नंबर 4 पे। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल हो जाएगा वो वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम भी पूछा जाता है। तो मूल नाम था मणिकर्णिका। बचपन का नाम अगर कह दे, बचपन में इनको किस नाम से बुलाया जाता था, तो मनु नाम से बुलाया जाता। और इनका एक नाम था क्या, छबीली। तो ये तीनों नाम किनका है, महारानी लक्ष्मीबाई का ही है। और मणिकर्णिका मूल नाम है। ठीक,
13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ। किसके साथ? तो झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि किनके साथ इनका विवाह हुआ था। और 1857 ईस्वी में रानी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में रानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। और इसी के संबंध में एक जनरल ह्यूरोज जो अंग्रेज था उसने क्या कहा था कि विद्रोहियों में यह एकमात्र विद्रोह, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि विद्रोहियों में हुआ एकमात्र मर्द थी। ये कथन कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में अंग्रेज ह्यूरोज ने। ठीक, वहीं बात करें तो जान ही गए कि छबीली नाम से भी इनको क्या किया जाना जाता था। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन का सॉल्यूशन आपको डेली मिलता रहेगा। बजट 2024-25 के कितने मुख्य विषय हैं? तो बजट की जब बात आती है तो हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 प्रश्न दिखते हैं। तो यहाँ हमसे 2024-25 का पूछ लिया गया है कि कितने मुख्य विषय हैं। तो जो मुख्य विषय हैं वो कितने हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वो जो 4 मुख्य विषय हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं, पहला रोजगार हो गया। दूसरा है कौशल प्रशिक्षण। क्या है? कौशल प्रशिक्षण। तीसरा हो जाएगा MSME, ये हो गया तीसरा। चौथा हो जाएगा मध्यम वर्ग। ये मुख्य विषय हैं चारों। ठीक, और बजट 2024-25 में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कितना प्राथमिकता, तो 9 प्राथमिकताएं को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। और वो 9 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? जैसे है कि कृषि में उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो ये सब आपको क्या करना है? ध्यान में बस रख लेना है। वहीं जो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक धन का व्यय किस मद में किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि 2024-25 में जो सर्वाधिक धन का व्यय है, सर्वाधिक धन का व्यय जो है वो रक्षा मद में किया जाएगा। किसमें? तो रक्षा मद में किया जाएगा। अब आएंगे आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। और ये जो आपको पॉइंट नोट डाउन कराया जाता है प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिखें, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाते हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बनेंगे। आपको प्रश्न यहाँ से दिखेंगे। 2024 के लिए नवीनतम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये हमसे पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो पूछा गया है तो उसमें भारत का रैंकिंग है कैमा 176वां। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि इसमें पहला स्थान कौन आया है, चूँकि भारत का तो ध्यान रखना ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जो पहला स्थान जिसको प्राप्त हुआ है इसमें एस्टोनिया को, ये भी ध्यान रखना चाहिए पहला स्थान वाले को। तो बस, और भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। कितने देशों में से? तो 180 देशों में से। ठीक, 176वें स्थान में भारत जो है पाकिस्तान हो गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार से ऊपर है। यानी कि जो पिछला वाला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था उससे थोड़ा सुधार है, जिसमें कि भारत सबसे नीचे आया था, तो उस अकॉर्डिंग इस बार सुधार है। वहीं बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पूछ सकता है और ये बीपीएससी 17वीं वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करें। तो जो जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर कर दिया गया है वो 7.2%। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चूँकि आरबीआई ने निजी खपत में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार के कारण जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। कितना प्रतिशत से बढ़ा है? तो 7% से बढ़कर 7.2 हो गया है। तो ये आप बस ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर थी उसका अनुमान लगाया था 8.2। तो वो 2023-24 का, ये 2024-25 का। आएंगे 8 नंबर प्रश्न की ओर। जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र से पूछा गया है। ये है उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी ध्यान रखना है कि किसी को जागरूकता करना है तो उसके लिए जागृति कर दो, यानी जागृति होना चाहिए। तो जागरूकता और जागृति एक जैसे टर्म हो जाते हैं तो ध्यान रह सकता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था ये पूछा जाता है। तो 1986 में लाया गया था। ठीक। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया गया और 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। तो एक पॉइंट और पूछ सकता है कि केंद्रीय उपभोक्ता, ये सब देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? प्राधिकरण की स्थापना की बात तो 24 जुलाई 2020 को। ठीक। आएंगे अगले प्रश्न पर जो कि होगा हमारा 9वां नंबर प्रश्न। मलक्का जल संयोजक में आने जाने सुविधाएं कहाँ से कहाँ तक है? ये हमसे पूछा गया है। बहुत बार देखें कि मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, लेकिन आज क्या है कि कहाँ आने जाने की सुविधा कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है महासागर से, क्या हिंद महासागर से लेकर चीन सागर तक पहुँचने की जल संधि है, सुविधा प्राप्त होती है। ठीक। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लीजिए, ये ऑप्शन ही डेविस जलती आ गया। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ही सुधार लेते हैं। पहला में आप कर लेंगे हिंद महासागर से, इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए। हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुँचने की सुविधा है। ठीक। इसका ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसको कर लीजिए कट और ये कर लीजिए आंसर कि हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक। वही बात करेंगे कि मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है अंडमान सागर और किसको? दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। दक्षिणी चीन सागर को, ये तो आपको काफ़ी बार बता भी चुके हैं। और यह जल संधि जो है किसके किसके बीच स्थित है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो बस ये आप इसका आंसर कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा 10वां नंबर प्रश्न।
किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? हमसे नहीं पूछा गया है, ये ध्यान देना है। तो इसमें से जो उत्तरी सूडान की सीमा है वो नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं भूमध्य सागर की जो सीमा है वो किससे लगती है, किस सागर से? तो लाल सागर से। ये ध्यान रख सकते हैं कि लाल सागर से इसकी सीमा लगती है। और भूमध्य सागर को रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। किस सागर के नाम से? तो रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो ध्यान रख सकते हैं टाइबर नदी, नील नदी, पो नदी, ये सब क्या है? भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। भूमध्य सागर से पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया मिलते हैं। वहीं भूमध्य सागर है जो अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर भी है। तो ये सब तो आपको बता भी चुके हैं और पता भी होगा। वहीं भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भूमध्य सागर के क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखिएगा और लिखिएगा ज़रूर। आएंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर। और डेली आपका ये मॉक टेस्ट रेगुलर रहेगा, प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव हो आपका तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? कौन सा द्वीप? तो सीप द्वीप। ये कहा जाता है फरो द्वीप समूह को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, वही बात करें कि इस द्वीप का जो नाम का मतलब होता है वो क्या? सीप मतलब क्या होता है? भेड़ होता है, एक जहाज भी होता है। तो भेड़ों का द्वीप क्या हो जाएगा? भेड़ों का द्वीप होता है डेनिश भाषा में इसका अर्थ। वही बात करें तो यह द्वीप समूह जो है फरो द्वीप समूह, यह नॉर्वे सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। तो ये भी आपको स्थिति भी इसका ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच स्थित है। और यह द्वीप समूह जो है डेनमार्क राज्य के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है। और अगर इस द्वीप में पूछेगा कि कितने पहाड़ी द्वीप स्थित है फरो द्वीप में, तो 18 पहाड़ी द्वीप स्थित है इसके अंदर। ठीक, तो ये भी मतलब इस द्वीप समूह में 18 पहाड़ी द्वीप स्थित है। आ जाइए प्रश्न नंबर 12 पे। भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है? हमसे पूछा गया। तो जो उल्लेख नहीं है अनुसूची 2 के अंतर्गत, उसमें उपराष्ट्रपति पद के नाम से वेतन का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें अगर उपराष्ट्रपति का, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और उसे सभापति पद के कार्य के लिए वेतन प्राप्त होता है, जबकि जब वो राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है तो उस अवधि में राष्ट्रपति पद का वेतन प्राप्त करने का हकदार होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। वहीं जो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ती आदि का उल्लेख है, उसमें से जो शामिल उच्च पदाधिकारी हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आ जाते हैं, और क्या कहता है लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, वो सब सारे लोग इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर होगा, उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है। फिर से आ गया उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो ये पात्रता जो होती है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा प्राप्त होती है।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यता को धारण करता है वह एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, यही पात्रता का मतलब हुआ। और जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी क्या हुए थे, 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो भारत के 2 उपराष्ट्रपति हैं जो 2-2 कार्यकाल के लिए चुना गए थे। तो पहला तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं 2 बार निर्वाचित हुए थे, 2 बार निर्वाचित हुए थे। ठीक, वही बात करें कि अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो 63 में, 67 में उपराष्ट्रपति की पदा अवधि का उल्लेख है। तो पद और पदा अवधि में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो अनुच्छेद 67 में क्या है, इनका पदावधि का उल्लेख है। और कोई व्यक्ति एक अवधि से अधिक बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 14वां नंबर प्रश्न। और हाँ, आप देख ही रहे हैं आपको हर विषय शामिल किया गया है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करेंट अफेयर हो, बिहार स्पेशल हो, हर देखिए हर विषय का आपको क्या किया गया है, क्वेश्चन उठाया गया है, और वो भी इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इस सेशन को पूरा ज़रूर देखा करें। आएंगे 14 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान की कौन अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन का उल्लेख धारण करता है? तो सीधा सीधी इतना लंबा चौड़ा लिखने का अर्थ यही हो गया कि आपसे ये पूछ रहा है कि किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख होता है, बस। बाकी इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं प्रथम अनुसूची में काफ़ी बार पूछा गया, तो राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्र का क्या है, इसमें उल्लेख है। प्रथम अनुसूची भी काफ़ी बार पूछा गया, और ये सब हम आपको टॉपिक वाइज डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार देखिए, तो जाके सारा चीज़ आपको करवाया जा चुका है। वहीं और क्या, 7वीं अनुसूची की बात अगर करें तो 3 सूची एवं संबंधित विषय का उल्लेख है इसमें। 3 सूची, राज्य सूची, केंद्र, देखिए संवर्ती सूची, ये सब सारी सूचियों का उल्लेख है इसी में ना। 3 सूचियों एवं संबंधित विषयों का उल्लेख आपको मिलेगा किसमें, 7वीं अनुसूची में। ये भी पूछा जाता है। एक ध्यान रख सकते हैं जो बहुत बार पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल विरोधी प्रावधान उसमें है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। 11वीं भी ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। और ये सब अनुसूची एग्ज़ाम में रिपीटेड है, काफ़ी बार है, इसीलिए बोला जा रहा है, इसको नोट डाउन करते चलेंगे। आएंगे आज के 15 नंबर प्रश्न पे। देखिए अब आ गया बिहार स्पेशल प्रश्न। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली कब लाया गया था, ये हमसे पूछा गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ये हो जाएगा 2012 में यह नियमावली आया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और हाल ही में बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो 2012 के द्वारा क्या हुआ था, बिहार में भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी। भूमि
सर्वेक्षण की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। शुरुआत जाके कब हुई, 2013 में। नियमावली जो आया था 2012 में, लेकिन 13 में जाके शुरुआत हुआ। तो चूँकि विशेष कारणों से रोक दी गई थी नियमावली आने के बाद, तो शुरुआत हुआ 2013 में जाके। और हाल ही में जो सर्वेक्षण शुरू हुआ है 2024 में बिहार में, तो 20 अगस्त 2024 को क्या हुआ है, भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ठीक, और इसके अंतर्गत 45,103 राजस्व गांव का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो कभी कभी आंकड़ा ही पूछ दिया जाता, तो 45,103 राजस्व गांव का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें 3 बार अपील करने का अधिकार है जमीन सर्वेक्षण में। यदि फिर भी गड़बड़ी होने का दावा करता है तो सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 16वां नंबर प्रश्न। बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है। तो ये आपको पता है कि अभी 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का है, वहीं राज्य का। और वहीं अगर पूछे कि बिहार में, ये पॉइंट नोट डाउन यहाँ कर सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा शिवहर जिला। कौन जिला, तो शिवहर जिला। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1880, ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछ लेगा तो, कि बिहार का लिंगानुपात तब कितना हो जाएगा 918, और अकॉर्डिंग टू क्या 2011 की जनगणना के अनुसार। और वही बिहार में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व का जिला है वो कौन सा हो जाएगा, ये तो सर्वाधिक का वाला जाने। अगर कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करेगा तब कम में हो जाएगा कैमूर। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान में रख लेना। लेकिन अगर यही पूछता कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है 2011 के अनुसार, तब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये सब प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बिहार स्पेशल, बिहार के एग्जामों में। बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा झील बिहार में स्थित है। तो ये जो बिहार में स्थित है देख लेते हैं। तो इसमें से जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अनुपम झील। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। कहाँ है, तो कैमूर जिला में स्थित है। और अभी जाने कि कैमूर जिला का ही क्या है, जो जनसंख्या घनत्व है उसमें कम है, ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर में। वहीं कुछ और और जहाँ तक रही ये सांभर झील, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये राजस्थान में है। और क्या कहता है, सुखना झील की बात करें, सुखना झील, तो ये कहाँ है, तो सुखना झील है ये चंडीगढ़ में। कहाँ, तो चंडीगढ़ में। तो ये सब आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट झीलों में से एक आता है, इसका आप लोग देखिएगा कि ये कहाँ है, ठीक। आएंगे आज के 18 नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या है। इनमें से कौन एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। अब आ गया देखिए साइंस का प्रश्न। तो इसमें से जो है सीधा सीधी कि वायु प्रदूषण का सूचक का जो कार्य करता है वो लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अब जब लाइकेन की बात आ गई है तो क्या कहता है, लाइकेन का पूछा जाता है कि किस प्रकार की वनस्पति है। तो लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। किस प्रकार का, तो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है,
ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल से मिलकर बना है। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना है कौन? लाइकेन। और इसका परस्पर क्या होता है? कवक और शैवाल का जो संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा होता है और इससे निर्माण हुआ है लाइकन का। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो थियोफ्रेस्टस ने। किसने? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग। और लाइकेन को आकार एवं संरचना के आधार पर 3 आकार में बांटा गया है: क्रस्टोज, फेलियोज और फ्रूटिकोज। और लाइकेन में जो प्रजनन है वो 3 प्रकार से होता है। जो प्रजनन है ये भी पूछ सकता है कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से होता है: कायिक, लैंगिक और कौन सा हो जाएगा? अलैंगिक। तो क्या पूछ दे, इसलिए हर पॉइंट को डिटेल से जानना है और पढ़ते इसी तरह कंटिन्यू आपको डिटेल के साथ ही सॉल्यूशन मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सपोर्ट करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें। और 19 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग से डेली के सेशन में पूछा जाएगा 3 सवाल और उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो लोग भी वीडियो को देखेंगे वो आंसर ज़रूर करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए वो है, पहला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था? ये है आपका आज का पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है। और जब इसके सेशन अगला होगा उसमें आपको हम आंसर इसका बता देंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष आपको बताना है। आपको क्या कहता है, सब्जेक्ट वाइज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ाया गया है, क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो देख लीजिएगा जाके, सब इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज भी करवाया गया, प्रैक्टिस भी करवाया गया। और ये बीपीएससी 4.0 के लिए शुरू ही किया गया है, ये आज का पहला क्लास है और इसी तरह का रेगुलर चलता रहेगा। तो जो भी बिहार का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है जो आपके लिए आज का, कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये है तीसरा प्रश्न। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और अब बढ़ जाएंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया। तो देख लेते हैं, एक तरफ ग्रीन हाउस गैस है और एक तरफ क्या है, इसका स्रोत बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन, तो ये सही है। CFC ऑटोमोबाइल दिया है, तो यही हो जाएगा गलत। आगे पहले देख लेते हैं। N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसका स्रोत है जलमग्न धान का खेत। SO2 तो ये भी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक गैस है, ईंट का भट्टा इसका स्रोत है। तो ये सब सही है, लेकिन जो यहाँ सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें क्या हो जाएगा, चूँकि इसका जो उपयोग होता है ये ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं होता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में किया जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसमें एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, शीतकारक के रूप में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक, जिसको फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि फ्रियोन गैस किसे कहा जाता है। और N2O समझ ही गए, नाइट्रस ऑक्साइड जो उसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस, तो
तो लाफिंग गैस। और SO2 अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना है। आ जाएंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 20वां नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है वो केवल नॉस्टॉक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यानी कि उपयुक्त सभी देखें और टिक करके निकल दिए। वहीं बात करेंगे कि जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, और क्या कहता है, नील हरित शैवाल का प्रयोग होता है। नील हरित शैवाल का भी प्रयोग होता है, और नील हरित जो शैवाल का संबंध है वो नॉस्टॉक से ही है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक को एक नाम और दिया जा सकता है, एनाबीन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैविक उर्वरक मिट्टी हैं जो कि पोषक तत्व को क्या करते हैं, बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। जैविक खेती भी पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक होता है। तो ये सब आपको क्या करना है। और भारत का जो प्रथम राज्य सिक्किम है, वहाँ पूर्णतः जैविक उर्वरक पर आधारित कृषि होती है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम जो जहाँ क्या है, पूर्णतः जैविक उर्वरक पर क्या होता है, जैविक उर्वरक पर कृषि आधारित है। ठीक, तो ये पूछा भी गया है, आगे भी मिल सकता है। पहला है तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। 20 प्रश्नों का कलेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।